चलिए देखिए, स्कूल मैनेजमेंट का ये आपका सेकंड लेक्चर है। मैंने कल ही कहा था आपसे कि स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, और फिर बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में, जिसमें हम हमारे सेकंड सेक्शन पे बात कर रहे हैं, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। अब इसमें हमने RSCERT ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हम बात करेंगे आज BSER पे। देखिए, BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में RBSC कह देते हो, है ना, जो अजमेर में है। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और इसको हिंदी में कहेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। देखिएगा, ये है आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और इसे शॉर्ट में हम BSER के नाम से जानते हैं। क्या नाम रखोगे इसका? BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अब देखो, राजस्थान में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक बोर्ड बनाने की परिकल्पना की गई। तो जैसा कि मैंने कल RSCERT की क्लास में बताया था आपको कि कौन सी समितियां बनी, कब बनी, किसने इसके लिए रिकमेंडेशंस दिया, संस्थाएं कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका लोगो कैसा है, ये सब आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट कमिटी हमारे पास आती है। कमीशन का नाम है मुदालियर कमीशन। क्या नाम है सर कमीशन का? मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन। अच्छा, इस मुदालियर कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। मुदालियर कमीशन कह लो, चाहे इसको आप सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कह लो, दोनों एक ही बात है। और ये कमीशन कब बना सर आपका? 23 सितंबर 1952 को बना। अच्छा, इस कमीशन की अध्यक्षता किसने की? तो चेयरपर्सन है श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं, मुदालियर कमीशन की यहाँ चर्चा क्यों हो रही है? इसके पीछे रीजन ये है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की स्थापना का रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। विशेष करके केवल राजस्थान का नहीं दिया, हर स्टेट में एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मुदालियर कमीशन होता है, इसको आप सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कह सकते हो। 23 सितंबर 1952 को होता है, और अध्यक्षता कौन करते हैं? श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये हैं आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी। यानी इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना होती है, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना होती है, और चूंकि इनकी अध्यक्षता में कमीशन की स्थापना होती है, इसलिए कमीशन का नाम भी मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग हो जाता है। ध्यान रखना, कमीशन या आयोगों के दो दो नाम होते हैं हमेशा। एक तो जो ओरिजिनल नाम होता है वो, एक वो नाम जो उसके चेयरपर्सन की वजह से उसको दिया जाता है। तो ये आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी हैं। अच्छा, क्या किया इन्होंने आगे सुनिएगा। 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। कब रिपोर्ट दी भाई? 1953 में द कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट एंड रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन ईच स्टेट। यानी हुआ क्या, 1953 में मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है। और इस रिपोर्ट में हर राज्य में, अभी राजस्थान की बात नहीं हो रही, हर राज्य में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्थापना की बात की गई कि प्रत्येक राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, इसकी सिफारिश की गई। कर दी भाई सिफारिश, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा ना ध्यान रखना। 1952 में तो आपके कमीशन बनता है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी की अध्यक्षता में, और 1953 में ये कमीशन क्या कर देता है, अपनी रिपोर्ट
प्रस्तुत कर देता है और इसी रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना होती है। आगे प्रश्न आएगा, हम बात करेंगे उस क्वेश्चन पे भी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर। द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट, भाई रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 53 में। 52 में आयोग बना, 53 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 53 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 4 साल का समय लगा और 4 साल बाद राजस्थान में यानी 1957 में एक एक्ट पास किया गया। अच्छा, एक्ट क्या पास किया गया सुनिएगा ध्यान से। द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957 पास किया गया। कौन सा एक्ट पास किया गया? द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957 was passed by the board of was passed by and the board of secondary education was established under its section 3। यानी देखो सिंपल सी बात है, 1952 में तो आपका मुदालियर कमीशन स्टैब्लिश होता है। 1953 में ये मुदालियर कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है और इसी रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की जाती है। 1957 में 1957 में राजस्थान में एक एक्ट पास किया जाता है, द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957। और इस एक्ट की धारा कौन सी? इस एक्ट की धारा 3 के तहत, इस एक्ट की धारा 3 के तहत राजस्थान में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाती है। 4-5 फैक्ट याद हो गए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट में से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यहां तक का हमारा मामला क्लियर हो गया। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक्ट 1957 में आया और इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत बीएसईआर की स्थापना की बात की गई। डन। आगे बात करते हैं। प्रपोजल वाज पास्ड ऑन 1 दिसंबर 1957, यानी 1 दिसंबर 1957 को प्रपोजल पास होता है और इसकी स्थापना कब की जाती है? 4 दिसंबर 1957 को। तो कोई अगर आपसे पूछे ये प्रश्न कि बीएसईआर की स्थापना, बीएसईआर की स्थापना कब होती है, तो आपका आंसर आएगा सर 4 दिसंबर 1957 में। 1 दिसंबर 1957 को तो प्रपोजल पास किया जाता है। तो ये जो प्रपोजल पास किया गया 1 दिसंबर 1957 को, इसी के आधार पर सर 4 दिसंबर 1957 को बीएसईआर की स्थापना कर दी जाती है, स्टैब्लिश कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे और बात करते हैं। ये डेट वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो खासकर ध्यान में रखिएगा। और थोड़ी सी बात करते हैं शुरुआत में, ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान में बीएसईआर का जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर में है, लेकिन शुरुआत में ही अजमेर में नहीं था। जब शुरुआत में बीएसईआर की स्थापना की गई तो इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बीएसईआर का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो सर बीएसईआर का जो प्रारंभिक मुख्यालय है वो जयपुर में बनाया गया था। इसकी स्थापना भी जयपुर में हुई थी, तो इसका प्रारंभिक मुख्यालय भी कहाँ बनाया गया था? जयपुर में बनाया गया था। याद रह जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह काम करेगा कि बीएसईआर का जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो कहाँ था सर? जयपुर में था। चलो और आगे बात करते हैं। बाद में आता है 1961। अच्छा ये बताओ बीएसईआर की स्थापना कब हुई? 1957, फिर 58, 59, 60, फिर 61 आता है। फिर आता है सर 1961। और 1961 में भी क्या 1 जनवरी
1961, मतलब न्यू ईयर पहला दिन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पी सत्यनारायण राव कमिटी, हिंदी में क्या नाम दोगे? पी सत्यनारायण राव समिति, यानी 1 जनवरी 1961 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर ये जो मुख्यालय है इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहां से कहां? जयपुर से अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है, यहां से भी BSER का क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी जनवरी? 1 जनवरी 1961 को। अच्छा, किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से कहां कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। कब? 1 जनवरी 1961 को। ठीक है सर, आगे और बात करते हैं। वर्तमान में कहां पर है? स्वाभाविक बात है, वर्तमान में, प्रेजेंट फॉर्म। वर्किंग सिंस 1973 as an autonomous institution under the education department in its own building। अब यहां पर आपको डाउट आएगा, सर 1 जनवरी 1961 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय कहां शिफ्ट कर दिया गया था? अजमेर। तो ये तो 1973 आ गया, यानी तब तक ये ऑटोनोमस नहीं हुआ था। BSER को स्वायत्तता कब मिली? 1973 में मिली। एक्ट इसका खुद का नहीं बना था। एक्ट को ध्यान से देखो, BSER का तो एक्ट कभी बना ही नहीं। आप इसको समझो, एक्ट क्या बना था? द राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट बना था, BSER का एक्ट नहीं बना। और इस एक्ट के सेक्शन 3 में BSER की स्थापना की बात कही गई थी। ये जो एक्ट था ये BSER का एक्ट नहीं, ये सेकेंडरी एजुकेशन का एक्ट था। और इस एक्ट के धारा 3 में BSER की स्थापना की बात की गई थी, इस वजह से ये ऑटोनोमस नहीं था। बाद में 1973 में ये ऑटोनोमस बना। कब की बात है, कब बना ऑटोनोमस? 1973 में। और तब से ये अपने ही भवन में, इसका खुद का भवन हो गया और शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर रहा है। यानी अगर बात करें 1973 की, तो BSER का अपना खुद का भवन है सर। और ये किस रूप में काम कर रहा है? ये स्वायत्त संस्था के रूप में काम कर रहा है, और वो भी किसके अंडर में? शिक्षा विभाग के अंडर में। यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में एक स्वायत्त संस्था के रूप में ये काम कर रहा है। कौन? BSER। और इसका वर्तमान रूप कब से आया? 1970। ये अजमेर कब शिफ्ट हो गया था? 61 में। किसकी सिफारिश पे? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पहले मुख्यालय कहां था? फिर शिफ्ट कहां हुआ? डन। 1973 में खुद के भवन में शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान के रूप में काम कर रहा है। तो ये सर इसकी इंफॉर्मेशन आ गई 1973 से संबंधित। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, इसका भवन देख लो। ये भवन आपने कभी ना कभी किताबों पे या इंटरनेट पे देखा ही देखा होगा। ऐसा कोई बालक नहीं है राजस्थान का जिसने ये भवन नहीं देखा हो। जो अजमेर से हैं उन्होंने तो साक्षात देखा है। इवन अजमेर से नहीं होने के बावजूद भी मैंने साक्षात देखा है। बहुत बार ऐसा होता है कोई मार्कशीट वगैरह की गड़बड़ हो जाती है तो हमें BSER में जाना पड़ता है। तो ये है सर आपके BSER का भवन,
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। इसका लोगो देखो, जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी कहा था, लोगो इंपॉर्टेंट है, लोगों में से प्रश्न पूछा जा सकता है। और कल मैंने विजय स्तंभ के बारे में भी चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस के बैच पे भी लगता है, और विजय स्तंभ बीएसईआर के लोगों में भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, राजस्थान का नक्शा है, और राजस्थान के नक्शे के बीच में क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है। राजस्थान का नक्शा, राजस्थान के नक्शे के बीच में विजय स्तंभ बना हुआ है। एक तरफ एक किताब बनी हुई है, एक तरफ दीपक बना हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है 1957। क्यों लिखा है, कोई बता सकता है? कब हुआ था स्टैब्लिश? 4 दिसंबर 1957 को स्टैब्लिश हुआ था। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य भी याद करना पड़ेगा। आदर्श वाक्य है सिद्धि भरवती करमजा, सिद्धि भरवती करमजा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये इसका लोगो देख लीजिएगा, राजस्थान के नक्शे के बीच में विजय स्तंभ है, एक तरफ खुली हुई किताब है, एक तरफ दीपक है, और नीचे 1957 लिखा हुआ है। खुली हुई किताब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, दीपक से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि राजस्थान के नक्शे के बीच में विजय स्तंभ है, इतना जरूर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका भाषा कौन सी है, हिंदी और अंग्रेजी, और इसका आदर्श वाक्य क्या है, सिद्धि भरवती कर्मजा, ये इसका आदर्श वाक्य है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषा है। इसका मोटो या आदर्श वाक्य है सिद्धि भरवती कर्मजा। कभी कभार प्रश्नों में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको आदर्श वाक्य भी याद होना चाहिए। अच्छा, जब ये बना था तो उस समय राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन थे सर? चीफ मिनिस्टर थे हमारे मोहन लाल सुखाड़िया जी। इनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी है जी, MLSU, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। तो उस समय जब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना था, तब देश के राज्य के सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। देश के सीएम होते हैं क्या? देश के तो पीएम होते हैं। तो समय राज्य के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल कौन थे? सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ये भी आपको एज ए फैक्ट याद रखना पड़ेगा। यानी बीएसईआर की स्थापना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई? मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में। गवर्नर राज्यपाल कौन थे? सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी उस समय के गवर्नर थे। चलो, ये बात अभी हमारी पूरी होती है। अब आ जाते हैं एक प्रश्न पे, एक क्वेश्चन पे। जो इतना हमने पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू के रूप में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में कभी न कभी पूछा गया है। प्रश्न को मैं हिंदी में ले लेता हूं क्योंकि नीचे डेट तो सेम ही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब व कहां की गई? अब देखो यहां कंफ्यूजन क्या आएगा, पहले तो ये बताओ आंसर क्या करें। 11 जनवरी 1957, 4 दिसंबर 1957 जयपुर में। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो 4 दिसंबर 1957 अजमेर में। अब समस्या ये होती है, जो बालक पढ़कर नहीं जाता ना, उसके दिमाग में अजमेर आएगा, बीएसईआर का बाय डिफॉल्ट अजमेर आएगा। अजमेर सही आंसर नहीं होगा, स्थापना इसकी पहले राजस्थान में हुई थी, तो इसलिए राजस्थान में जयपुर में हुई थी। 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये बताओ इसको अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था? 1 जनवरी 1961 को। किसकी सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो चलो, ये क्वेश्चन भी आपका एक क्लियर होता है यहां से। अगला क्वेश्चन और देख लें। वर्ष 1961 में किस समिति की अनुशंसा पर
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया था? क्या वो मुदालियर आयोग है? क्या वो यशपाल समिति है? वो तो सर पी सत्यनारायण राव समिति है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा इसमें। बताओ, 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये दोनों के दोनों पीवाईक्यू हैं। तो यहां तक हमने जो पढ़ा उनके 2 प्रश्न कर लिए। अब देखते हैं आगे हमारे पास और क्या डेटा है इसके बारे में। तो अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना कैसी। किसकी संरचना? बीएसईआर की संरचना कैसी है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक तो इसमें क्या होगा, और अध्यक्ष को हम क्या बोलेंगे? चेयरमैन। देखो कई जगह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट भी बोल दिया जाता है, यहां अध्यक्ष को हम क्या बोलेंगे? चेयरमैन। तो बीएसईआर का एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। उसके अलावा एक्स ऑफिसियो मेंबर्स इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन, यानी पदेन सदस्य कितने होंगे? 7 होंगे, जिसमें बीएसईआर के पदेन सदस्य जिनको यहां पर अपॉइंट कर रखा है, जो यहां का कार्यभार संभालेंगे। बीएसईआर का जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें एक तो होगा अध्यक्ष, उसके अलावा होंगे 7 और मेंबर्स। 7 में से 6 तो मेंबर्स नॉर्मल होंगे और एक क्या होगा? वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनना, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिक्षा शास्त्री मनोनीत 2 सदस्य, गिनते जाओ, 2 सदस्य और होंगे सर। आपने कहा एक तो क्या होगा? अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस बाकी सदस्य कितने होंगे? 7। 6 प्लस 1 7। मनोनीत सदस्य कितने होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे 2। और ये सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा? इन सदस्यों को मनोनीत करेगा विधानसभा अध्यक्ष। जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो इन सदस्यों को मनोनीत करेगा। तो आपने कहा एक अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्य 7 हो गए, और 2 सदस्य क्या हो गए? मनोनीत हो गए। चलिए, तो मनोनीत सदस्य कितने? 2। मनोनयन कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। आगे बात करते हैं सर। अच्छा, निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 7 सदस्य निर्वाचित होंगे, ध्यान से समझना। उसके अलावा राज्य सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करेगी? 17 सदस्यों को मनोनीत करेगी। 2 सदस्य तो विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। 17 सदस्य कौन मनोनीत करेगा? कौन? राज्य सरकार मनोनीत करेगी। और राज्य सरकार कौन सी? राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राज्य सरकार। उसके अलावा कोई भी प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य, कोई भी और जो प्रतिष्ठित, जिनको उसके बारे में अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, 2 सदस्य वो भी लाए जाएंगे, सरकार इनको लेकर आएगी। क्लियर है पॉइंट? आगे बात करते हैं। एक नोट सुनना, राजस्थान के गवर्नर हुए कल्याण सिंह जी, सबको ध्यान होगा। तो हुआ क्या, गवर्नर कल्याण सिंह जी ने अक्टूबर 2018 में 5 और सदस्यों के मनोनयन की बात कही। भाई राज्यपाल है, उनके पास ताकत है। तो जब कल्याण सिंह जी राज्यपाल बने तो क्या किया, राज्यपाल कल्याण सिंह जी ने अक्टूबर 2018 में 5 सदस्यों के मनोनयन की अनुशंसा की थी कि 5 सदस्य
और इसमें होने चाहिए। लेकिन समय बीत गया है, 2018 से 2025 आ गया है। वर्तमान में राज्यपाल द्वारा मनोनीत इन सदस्यों का वर्तमान में कार्यकाल क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है, यानी वर्तमान में ये सदस्य नहीं है। वर्तमान में ये सदस्य, ये 2018 में कल्याण सिंह जी ने मनोनीत किए थे 5 एडिशनल मेंबर्स, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ये वर्तमान में सदस्य नहीं है। तो वैसे सदस्य कितने हुए? देखो सदस्य कितने हो गए, गिनते हैं भाई एक बार सदस्य को। देखो 7 और 2 9 और 1 10, तो सर आपके ये हो गए। फिर 10 में 7 और जोड़ो, फिर 17 और जोड़ो, फिर 7 और 7 14 और 2 16, और ये कितने हो गए? 3। तो ये इसके कुल सदस्य हो। आ जाते हैं कभी कभी कि राज्य सरकार कितने सदस्य मनोनीत कर सकती है, प्रश्न आ सकते हैं, टोटल भी पूछे जा सकते हैं। हाँ देखें ऐसे प्रश्न आते हुए, हाँ बिल्कुल। जैसे पीवाईक्यू, हमने अभी 2 पीवाईक्यू किए, आगे की पीवाईक्यू भी करेंगे। देखो हालांकि मैं इसको एक है ना बड़ा रिस्की फैक्टर मानता हूं, चेंज भी होते रहते हैं, समय समय पर इनकी हमें ऑफिशियल वेबसाइट भी खंगालनी पड़ती है, तो ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला हो सकता है। तो मेरी राय में ये है कि जब तक आपकी परीक्षा तक इनको लेकर कोई विशेष बदलाव नया ना हो जाए, तब तक इसके ऊपर ज़्यादा गौर मत करना। हाँ कोई विशेष बदलाव आ गया सदस्यों की संख्या में, किसी ने मनोनीत कर दिया, तो फिर एक बार देखना पड़ेगा, वो प्रश्न बन सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी गहराई से कोई प्रश्न आना, ये तो रटने वाली बात हो गई सर, इसमें समझने का कोई दायरा नहीं बचा है। चलो यहां तक हमारा मामला कंप्लीट हो गया। गवर्नर कल्याण सिंह जी ने जो 5 सदस्य लगाए थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अच्छा सुनिएगा, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ध्यान से सुनिएगा, अध्यक्ष को राज्य सरकार मनोनीत करती है। कौन? राज्य सरकार। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 साल का इसका कार्यकाल होता है। तो छोटे मोटे पॉइंट आपको ये समझने पड़ेंगे कि बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का होता है। टेनओवर जगह जगह अलग अलग है, कईयों में निश्चित है, कईयों में अनिश्चित होता है। तो ये अगर हम बीएसईआर की बात करें तो इसके चेयरमैन का जो मनोनयन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। चेयरमैन के बारे में बात हो गई, आगे बात करते हैं। बोर्ड चेयरमैन इज नॉमिनेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। अच्छा राज्य सरकार भी ऐसा ही नहीं कि जिसका मन कर दिया उसको चेयरमैन बना दिया आपने, राज्य सरकार भी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही चेयरमैन को अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है। और जिस कमिटी की सिफारिश पर चेयरमैन को नॉमिनेट किया जाता है उस कमिटी में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। तो आप ये समझो कि जो राज्य सरकार होगी, जो आपकी राज्य सरकार होगी, कौन सी सरकार? राज्य सरकार होगी, वो राज्य सरकार क्या करेगी? अध्यक्ष को मनोनीत करेगी, लेकिन अध्यक्ष को मनोनीत अपनी मर्जी से नहीं कर लेगी। एक कमेटी होगी, कमेटी की सिफारिश पर अध्यक्ष का मनोनयन किया जाएगा, और इस कमेटी में सदस्य कितने होंगे? 3 सदस्य होंगे, ध्यान रखना। देखो मनोनयन, निर्वाचन और चुनाव, इनमें अंतर होता है, लेकिन मैं अभी इस अंतर में नहीं जा रहा, वो आपके और हमारे समझने का विषय नहीं है।
तो मैं कई बार मनोनयन बोल देता हूं, कई बार नियुक्ति बोल देता हूं, उसमें कंफ्यूजन में मत आना, ठीक है। कुल मिलाकर राज्य सरकार इसको चुनती है 3 सदस्यों की समिति के सिफारिश पर। अभी 3 मेंबर कौन कौन होते हैं? ये जो समिति है ना जिसकी सिफारिश पर चुनेगी, ये 3 मेंबर कौन कौन होते हैं? इसमें 2 सदस्य तो बोर्ड के होते हैं, 2 सदस्य तो इसी, कौन सा बोर्ड जी? BSER। और 1 सदस्य कहाँ का होता है? सरकार का। तो कुल मिलाकर मैं ये कह दूं कि बोर्ड की चलती है। भाई सदस्य कितने? 3 सदस्य, इनमें से 2 सदस्य तो किसके? बोर्ड के। और 1 सदस्य किसका? सरकार का। अच्छा, 2 एक तरफ हो जाएं तो इसकी क्या चलेगी? तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि BSER का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति बोर्ड की मर्जी से ही हो सकती है। हम इनडायरेक्टली इस बात को एग्री कर सकते हैं। तो जो 3 सदस्य समिति बनेगी उसमें 2 सदस्य बोर्ड के होंगे और 1 सदस्य किसका होगा? सरकार का होगा। आगे प्रश्न आया, क्या अध्यक्ष का पुनः मनोनयन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अध्यक्ष को वापस से भी लाया जा सकता है। ये प्रश्न बन सकता है आपका कि क्या BSER के अध्यक्ष का पुनः मनोनयन हो सकता है क्या? आंसर आएगा आपका यस, हो सकता है। बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है, इसमें तो कोई डिस्कशन करने वाली बात है ही नहीं। बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, भाई बोर्ड को चलाएगा भाई, डन। बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। अध्यक्ष का कर्तव्य अधिनियम को निष्ठापूर्वक पालन करवाना व अधिवेशन बुलाना है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि BSER का अधिवेशन, अधिवेशन एक तरीके से बैठक मान लो कि मीटिंग, बैठक, अधिवेशन कौन बुलाता है, तो आप आंसर करोगे सर बोर्ड का अध्यक्ष यानी चेयरमैन बुलाता है। तो यहां से ये हमारे पास एक डेटा मिलता है कि अध्यक्ष का कर्तव्य अधिनियम का निष्ठापूर्वक पालन करवाना व अधिवेशन बुलवाना है। बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष ही करता है, ये भी ध्यान रखना। कल हमने जो RSCERT पढ़ा था उसमें अलग अलग कमिटीज की अध्यक्षता अलग अलग लोग कर रहे थे। कहीं तो शिक्षा मंत्री कर रहा था, कहीं शिक्षा सचिव कर रहा था, लेकिन यहाँ ध्यान रखना BSER के मामले में चाहे कोई सी भी कमिटी हो, BSER का चेयरमैन ही उसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष ही करता है। बोर्ड की समस्त समितियों की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा? बोर्ड अध्यक्ष करेगा। आगे बात करते हैं। अध्यक्ष ही बोर्ड का अधिवेशन बुलाता है वह उसकी अध्यक्षता भी करता है। सिंपल सी बात है, अधिवेशन यानी मीटिंग भी यही बुलाएगा और उस मीटिंग को चालू भी यही, संचालित भी यही करेगा। बोर्ड की गणपूर्ति कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति पर मानी जाएगी। जो टोटल सदस्य होंगे, भाई मीटिंग बुलानी। अब एक बात बताओ, सारे मेंबर्स का आना तो मुश्किल हो जाता है ना, जरूरी थोड़ी कि एक टाइम सारे मेंबर्स अवेलेबल हो ही, तो कुछ मेंबर्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो 1/3 मेंबर अगर आ गए तो आप मीटिंग चालू कर सकते हो। अगर उससे कम मेंबर्स आए तो मीटिंग चालू नहीं होगी। तो ध्यान रखना BSER के मामले में, किसके मामले में? BSER के मामले में गणपूर्ति जो होगी, गणपूर्ति कितनी मानी जाएगी? 1/3 मानी जाएगी कुल सदस्यों की, तभी आप बैठक ले पाओगे, वरना बैठक नहीं होगी। चलो, बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार बुलाया जाएगा? 2 बार। ध्यान रखना, वर्ष में कितनी बार अधिवेशन बुलाओगे? 2 बार। एक अधिवेशन होगा वार्षिक
और एक अधिवेशन होगा आपका फरवरी, बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होगा तथा वार्षिक अधिवेशन फरवरी मार्च में होगा। अब आपको जब तय लगे, जैसा तय लगे वैसा आप अधिवेशन बुला लो। एक वार्षिक अधिवेशन तो आपको फरवरी मार्च में बुलाना है, इसके अलावा आप 2 अधिवेशन बुलाते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अच्छा अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहा, भाई बोर्ड की मीटिंग या फिर बीएससीआर की जो मीटिंग होगी, जो अधिवेशन होगा, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अध्यक्ष। अगर वही एब्सेंट है तो उसकी लुगाई पीहर चली गई तो वो एब्सेंट हो गया। एब्सेंट हो गया तो इसकी व्यवस्था कौन संभालेगा? सरकार प्रशासक की व्यवस्था करती है, यानी गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजती है। अब वो किसको भेजेगी, किसको बनाएगी, वो बात अलग है। कुल मिलाकर आपको इतना समझना है कि सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजेगी, वो मीटिंग्स को संभालेगा अगर बोर्ड का अध्यक्ष छुट्टी पर है तो, वरना तो बोर्ड का अध्यक्ष ही संभालता रहेगा। अध्यक्ष की बात हो गई, टेनओवर की बात हो गई। 3 साल, दोबारा इलेक्शन हो सकता है, सरकार मनोनीत करती है 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर, 2 सदस्य बोर्ड के होते हैं, 1 सदस्य सरकार का होता है। अब बात करेंगे उपाध्यक्ष की, ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड का उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक आयुक्त होता है तथा यह प्रशासनिक एवं शैक्षिक मामले में सहयोग करता है। जो अध्यक्ष होता है वो प्रशासनिक मामले संभालता है, जो उपाध्यक्ष होता है वो प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में हेल्प करता है, सहयोग करता है। और बीएसईआर का अध्यक्ष किसको बनाया, उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा, अध्यक्ष तो हो गया, उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो उपाध्यक्ष बनाया जाएगा सर हमेशा माध्यमिक शिक्षा निदेशक या आयुक्त को। जो माध्यमिक शिक्षा होगी उसका जो डायरेक्टर होगा या जो कमिश्नर होगा, वही बीएसईआर का क्या बनेगा? उपाध्यक्ष बनेगा। और ये उपाध्यक्ष क्या करेगा? बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन पार्ट में हेल्प करेगा एक तरीके से। बोर्ड का सचिव, अब सचिव भी होगा एक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आरएएस अधिकारी के समकक्ष होता है। जो बोर्ड का सेक्रेटरी, आपने अध्यक्ष की बात कर ली, आपने उपाध्यक्ष की बात कर ली, अब एक सचिव भी तो होना चाहिए। तो सचिव कौन होगा? राज्य सरकार बताएगी, और सचिव जो भी होगा वो आरएएस होना चाहिए या उसके बराबर पोस्ट वाला होना चाहिए। तो बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आरएएस अधिकारी के समकक्ष होता है। तो बोर्ड का जो सचिव होगा, सचिव को नियुक्त कौन करेगा? राज्य सरकार नियुक्त करेगी। कौन नियुक्त करेगा सर? राज्य सरकार नियुक्त करेगी। और ये किसके बराबर होना चाहिए? आरएएस के बराबर होना चाहिए। ठीक है भैया जी। सचिव बोर्ड का क्या होता है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। अधिवेशनों का एजेंडा बनाना व उनका संचालन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। ये धन के व्यय पर निगरानी रखता है। देखो, अधिवेशन बुलाना किसका काम होता है? अध्यक्ष का काम होता है। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। लेकिन अधिवेशन में क्या डिस्कशन होगा, एजेंडा क्या होगा अधिवेशन का, और उस अधिवेशन का संचालन कैसे होगा, वो कौन करेगा? सचिव करेगा। और अधिवेशन के एजेंडा का तो तय करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ जो पैसे का लेन देन है उसको भी कौन देखेगा? सचिव देखेगा। ठीक है, तो पैसे का लेन देन भी आपका सचिव ही देखेगा सर। बोर्ड सचिव किसी भी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का हक रखता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार, बताओ साहब कैसा अन्याय किया गया? सचिव है, उपस्थित हो सकता है, उपस्थित तो होगा ही भाई, एजेंडा यही तय कर रहा है, संचालन यही कर रहा है, तो उपस्थित तो होगा ही होगा। बोल भी सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। अगर कुछ डिसाइड हो रहा हो तो सचिव कभी भी अगेंस्ट में या फेवर में वोट नहीं दे सकता। ये बात विशेष करके ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
जो सचिव होगा आपका, सचिव कभी भी क्या नहीं कर सकता, मत नहीं करेगा। सचिव कभी भी क्या नहीं करेगा सर, मत नहीं करेगा। मत का मतलब क्या हो गया, वोट। यहां मत का मतलब मना वाला मत नहीं है, यहां मत का मतलब है वोट। अच्छा, द बोर्ड ऑल्सो फॉर्म सम कमिटी, बोर्ड की कुछ समितियां भी हैं सर। किसकी, BSER की। तो BSER की कुछ समितियां भी देखनी पड़ेंगी आपको। समितियां कैसे, जैसे पहली समिति होगी सिलेबस कमेटी, और सिलेबस कमेटी को हिंदी में क्या बोलोगे, पाठ्यक्रम समिति। या तो एक बार इंग्लिश में पढ़ दूं फिर हिंदी में देखेंगे। सबसे पहली समिति कमेटी कौन सी, सिलेबस कमेटी। फिर कौन सी, एग्जामिनेशन कमेटी। फिर करिकुलम कमेटी। फिर रिकॉग्निशन कमेटी। फिर इवेलुएशन कमेटी। फिर फाइनेंस कमेटी। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म कमेटी। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी कमिटीज हो गई। हिंदी में देखो भाई इसको। एक पाठ्यक्रम समिति होगी, एक परीक्षा समिति होगी, एक पाठ्यचर्या समिति होगी, एक मान्यता समिति होगी, एक मूल्यांकन समिति होगी, एक वित्त समिति होगी, और एक आवेदन पत्र समिति होगी। तो ध्यान रखना, BSER कुछ समितियां भी गठित करेगा। ये अलग अलग समितियां होंगी और इनका अलग अलग काम होगा। इन समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। जितनी भी समितियां आपने अभी पढ़ी हैं उन सभी का जो टेनओवर है सर, वो कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। यहां तक की स्टोरी क्लियर है। मुझे पता है बहुत सा डेटा इकट्ठा हो गया आपके पास। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें समझने लायक बहुत कम था। एक दो जगह आपको थोड़ी सी समस्या आई कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, बाकी सब डेटा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से हमें याद करना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शंस क्या हैं BSER के, स्ट्रक्चर हो गया पूरा। अब BSER के कार्य देखते हैं कि BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान क्या क्या काम करेगा, उसको बहुत ध्यान से समझना। BSER के फंक्शंस, सबसे पहले वर्क रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल, यानी कुछ नहीं है, स्कूलों को क्या देगा, मान्यता देगा। आपके किसी रिश्तेदार की अगर कोई प्राइवेट स्कूल चलती है तो BSER ही मान्यता देगा उसको। मान्यता 5वीं तक ली जाती है, फिर 8वीं तक ली जाती है, 10वीं, और हाँ जी, ये पूरी मान्यता देगा। तो पहली बात तो ये क्या देगा, मान्यता देगा। ठीक, स्कूल को मान्यता देने का काम करेगा। इसको पूरा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधी सी बात है, विद्यालयों को मान्यता देने का ये काम करेगा। दूसरा फंक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस, अलग अलग परीक्षाएं करवाएगा सर। ये अलग अलग परीक्षाएं करवाएगा। कौन सी परीक्षाएं करवाएगा, सुनो ध्यान से, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। 10वीं की परीक्षा करवाएगा, BSER करवाता है 10वीं की परीक्षा, 10th के बोर्ड होते हैं। और 12वीं की परीक्षा करवाएगा 12th बोर्ड। अच्छा, प्रवेशिका परीक्षा करवाएगा संस्कृत शिक्षा 10वीं की, एंट्रेंस एंट्रेंस जिसको प्रवेशिका परीक्षा 10वीं संस्कृत के हिसाब से, ये नॉर्मल हो गया, ये आपका संस्कृत हो गया। इसके अलावा और क्या करवाएगा सर, ये वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा करवाएगा। कौन सी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा में। और क्या करवाएगा, जो रीट आप देते हो
ये भी कौन करवाता है? बीएसईआर ही करवाता है। और राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये भी बीएसईआर ही करवाता है। और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE, हालांकि ये बीएसईआर नहीं करवाता है, ये सेंट्रल बोर्ड करवाता है, लेकिन उसको हेल्प करता है बीएसईआर। तो कितनी परीक्षाएं हो गई? लगभग 7 परीक्षाएं हो गई। 10वीं की परीक्षा करवाएगा, 12वीं की परीक्षा करवाएगा, प्रवेशिका परीक्षा करवाएगा, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा करवाएगा, रीट और आरटेट की परीक्षा करवाएगा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा करवाएगा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भी करवाएगा। चलो भाई, तो पहला काम इसने किया मान्यता से संबंधित, स्कूलों को मान्यता देगा। दूसरा काम किया इसने परीक्षा से संबंधित, जो 7 परीक्षाएं मैंने गिनवाई हैं वो याद करके जाना। तीसरा काम करेगा पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य। किसका कार्य करेगा? पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य। कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम निर्माण व बदलाव में NCERT की सहायता करेगा। कल क्या पढ़ा था आपने? RSCERT। RSCERT का और शॉर्ट फॉर्म बताओ। SCERT। ये किसकी तर्ज पे बना हुआ है? NCERT। ये तो रट गया तुम लोगों को, है? अच्छा, कल हमने RSCERT का एक कार्य पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था कि पाठ्यक्रम तैयार करेगा, है ना? उस पाठ्यक्रम को तैयार करने में BSER मदद करेगा। यानी डायरेक्टली पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर रहा, लेकिन क्लास 9 से 12 का जो पाठ्यक्रम होगा उसको तैयार करने में BSER किसकी सहायता करेगा? और आप सबको पता है NCERT नेशनल लेवल पे है, तो RSCERT स्टेट लेवल पे है, ये ध्यान रखना। और क्या काम करेगा? प्रकाशन संबंधी काम करेगा। कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों के प्रकाशन के साथ साथ त्रैमासिक बोर्ड जनरल पत्रिका का प्रकाशन भी करेगा। कक्षा 9 से 12 तक देखो, सिलेबस भी 9 से 12 तक और किताबों का प्रकाशन भी 9 से 12 तक प्रकाशन करवाएगा। इसीलिए जब कभी आप 9, 10, 11, 12 की किताबें देखते होंगे, उसमें आपको पीछे BSER बना हुआ जरूर दिखेगा, या तो फ्रंट पेज पे या लास्ट वाले पेज पे। उसको छापने का काम करता है टेक्स्ट बुक बोर्ड। पब्लिश मतलब उसका प्रकाशन करवाना। देखो, अलग अलग बॉडीज होती हैं। जैसे आपने कहा कि सर UGC एग्जाम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करवाता है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? NTA करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जैसे UGC एक अलग बॉडी है, NTA एक अलग बॉडी है। एग्जाम आप UGC का देते हो, लेकिन एग्जाम ले कौन रहा है? NTA ले रहा है। वैसे ही प्रिंट कौन करेगा? टेक्स्ट बुक बोर्ड करेगा, लेकिन इसका पब्लिकेशन कौन करवाएगा? BSER करवाएगा। कहां से कहां तक? 9 से 12 तक। तो हेल्प भी चल रही है ना भाई। NCERT की हेल्प से सिलेबस तैयार होगा। सिलेबस तैयार होने के बाद फिर ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसको कहेगा कि भैया देखो ये सिलेबस तैयार हुआ है, प्रिंट करो अब इसको। वो भी यही करेगा। ये सब आपस में एक दूसरे के कोलैबोरेशन से करेंगे। मैंने कल कहा था आपको एक बात कि RSCERT राज्य सरकार की भी सहायता लेता है, NCERT की भी सहायता लेता है, अकेले नहीं करते। ये आपस में मिलजुल कर ये सिलेबस डिजाइन करते हैं। वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा श्रेष्ठ विद्यालयों को क्या देगा? अवार्ड देगा, पुरस्कार देगा। अच्छा, कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन करवाएगा।
ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिव कंपटीशन फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहोगे सर? सृजनात्मक प्रतियोगिताएं करवाएगा, जैसे निबंध प्रतियोगिता करवा देगा, जैसे आशु भाषण प्रतियोगिता करवा देगा। अभी आशु भाषण क्या होता है भैया? डिबेट। डिबेट को हिंदी में आशु भाषण कहते हैं, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग करवा देगा, जैसे क्विज कंपटीशन करवा देगा, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, जैसे चित्रकला की प्रतियोगिता करवा देगा, जैसे एकल गीत प्रतियोगिता करवा देगा। तो ये प्रतियोगिताएं तो करवाएगा किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, है ना। कौन? BSER। स्टूडेंट्स के बाद बात आती है किसकी? टीचर्स के लिए भी करवाएगा। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स फॉर, अब भैया तुम स्टूडेंट्स के लिए तो कंपटीशन करवा रहे हो, तो शिक्षकों के लिए भी करवाओ। तो BSER शिक्षकों के लिए भी कंपटीशन करवाएगा। हो गया? बच्चों के लिए भी कंपटीशन। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टूडेंट सर्विस सेंटर, जहां से आप अपनी मार्कशीट वगैरह लेकर आ सकते हो। स्टूडेंट सर्विस सेंटर की स्थापना होगी, और स्टूडेंट सर्विस सेंटर को आप हिंदी में क्या कहोगे? विद्यार्थी सेवा केंद्र कहोगे। विद्यार्थी सेवा केंद्र संभाग स्तर, अब जिला स्तर। पहले तो संभाग स्तर पे बनाया था, जैसे अजमेर एक संभाग, ऐसे अलग अलग संभाग बटे हुए आपके। पहले तो संभाग स्तर पे हुआ करते थे, अब जिले स्तर पे होने लग गए। एक संभाग में 6, 7, 8 जिले हो सकते। तो पहले संभाग स्तर पर एक केंद्र होता था, अब ये केंद्र कहाँ आ गए? हर जिले स्तर पर आ गए। इनके द्वारा विद्यार्थियों को 2001 से अंक तालिका की प्रतिलिपि, माइग्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अंक तालिका हो गया क्या? आपकी मार्कशीट और माइग्रेशन मिलेगा। डन। प्रेजेंटली अ टोटल ऑफ 32 स्टूडेंट सेंटर्स आर स्टैब्लिश्ड। वर्तमान में 32 केंद्र हैं ऐसे, और इन केंद्रों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। इसलिए मैं यहां पर कोई भी विशेष आपको नहीं कहूंगा कि 32 याद करके जाना। किसी का बंद कर दिया, किसी का चालू कर दिया, ये क्रम चलता रहता है। एट प्रेजेंट 32 केंद्र हैं। देयर इज नो स्टूडेंट सर्विस सेंटर इन बूंदी एंड बारा। बूंदी और बारा में तो कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। क्या पता भाई अब खोल दिया हो। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि कम और ज्यादा होते रहेंगे। नो न्यू सेंटर्स हैव बीन ओपनड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। और बीच में आपको पता होगा कि गहलोत जी ने कुछ नए जिले बना दिए थे, फिर बाद में भजनलाल जी आए, इन्होंने कुछ जिलों को कैंसिल कर दिया था। तो अब आपको लगा होगा कि भाई एक जिले पर एक सेंटर है, तो नए जिले बनते ही नए सेंटर भी खुलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले था वैसा का वैसा ही है। अभी तक नए जिलों पर कोई नया सेंटर नहीं खोला गया है। विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना हमने कर ही ली। 4 प्रकार की किताबें भी प्रकाशित करवाता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जिसमें एक है गार्गी, एक है दृष्टि, एक है प्राइम, और एक है दिशा। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। गार्गी का नाम गार्गी ही याद करो, दृष्टि का नाम दृष्टि ही करना, विजन नहीं होगा, दृष्टि। दिशा और प्राइम, दिशा को डायरेक्शन नहीं करना, दिशा जो नाम है वही रहेगा, प्राइम और दिशा। अच्छा, ये क्यों किया गया? देखो, गार्गी तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए योजना है, तो गार्गी पुरस्कार भी मिलता है ना। जो 10th में 75+% लेकर आता है उसको गार्गी पुरस्कार मिलता है। तो गार्गी तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। दृष्टि रोजगार अवसर के लिए, कि रोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके, दृष्टि इसके लिए है। अच्छा, प्राइम किसके लिए? निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर की मार्गदर्शिका है। देखो फर्क है दोनों में। दृष्टि में कोई निजी या सरकारी की बात नहीं कही गई, लेकिन प्राइम जो है वो निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर की मार्गदर्शिका है, और दिशा शैक्षिक व व्यावसायिक अध्ययन की मार्गदर्शिका है। ठीक है, तो कितनी? 4, गार्गी, दृष्टि, प्राइम और दिशा। ठीक है सर,
ये मामला हमारा कंप्लीट होता है। अब सबसे मुश्किल काम BSER का जो आपको याद करना पड़ेगा, ये याद हो गया, BSER कंप्लीट हो गया। कैसे याद करना है ध्यान से सुनना। कंडक्ट ऑफ साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं ताकि किसी विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होगा। किसका? विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। तो पहले तो आपको एग्जाम का नाम पता होना चाहिए, विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। कौन सी परीक्षा? विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। बोलो यहां तक क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। यह परीक्षा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित की जाती है। जो BSER द्वारा परीक्षा ली जाती है, परीक्षा कौन लेगा? BSER लेगा। आयोजित कौन करेगा? ये विभाग करेगा। ये परीक्षा 2 स्तर पे करवाई जाती है। अब है ना, धीरे चल लेना, लेकिन एक लेवल को समझना। विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा करवाएगा कौन? विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, ये आयोजित करवाता है। और इसके बिहाफ पे लेता कौन है? BSER द्वारा ली जाती है। और ये कितने स्तर पर ली जाती है? 2 स्तर पे, ध्यान रखना है ना। पहला स्तर विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा होगी। इसमें पात्रता होगी कक्षा 10 में अध्ययनरत बालक तथा क्लास 9 में 50% अंक से उत्तीर्ण। यानी पहला पॉइंट, विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। कौन सी परीक्षा सर? विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। अच्छा, इसमें भाग कौन लेगा? तो कौन सी क्लास का बच्चा भाग लेगा? 10th क्लास का बच्चा भाग लेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उसके 9th क्लास में कितने परसेंट होने चाहिए? कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए? यानी ऐसा बच्चा जो 10वीं कक्षा में पढ़ता हो और जिसके 9th में 50 या उससे ज्यादा परसेंटेज आए हो, वो बच्चा पार्ट लेगा। 9th क्लास का बच्चा पार्ट नहीं लेगा, पार्ट लेगा 10th क्लास का बच्चा। और ऐसा 10th क्लास का बच्चा जो क्लास 9th में 50% से ज्यादा नंबर। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रथम आएगा, फर्स्ट प्राइस, उसको क्या मिलेंगे? 4000 रुपए। और इसके अलावा जो सेकंड आएंगे 19 लोग, टोटल जितने भी बच्चे बैठेंगे ना, उनमें से 20 बच्चों को चुना जाएगा। मतलब 100 बैठे, 50 बैठे, 1000 बैठे, जितने भी बैठे जाएंगे, टॉप 20 की मेरिट निकाली जाएगी। और उसमें जो फर्स्ट रैंकर है उसको 4000 रुपए। उसके अलावा जो 19 बचते हैं पीछे, उनको कितने? 2000 रुपए। ये समझ में आ गया? क्लास 10th का बच्चा होना चाहिए, क्लास 9th में 50% प्लस होना चाहिए, 20 टॉप बच्चे चुने जाएंगे, उनमें से फर्स्ट बच्चे को 4000 रुपए, बाकी 19 बच्चों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। चलो, ये हो गया पहला लेवल। दूसरा लेवल क्या होगा? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। अब कुछ याद आया? जो आप पूछ रहे थे वो अब होगा। पहले क्या था? पहले विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा थी, वो स्टेट लेवल करेगा, है ना। अब होगी नेशनल लेवल पर, जिसको आप कहोगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। क्लियर है? देखेंगे यह परीक्षा अब कितने लेवल पे होगी। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन यहां से शुरू होता है इसमें। विज्ञान खोज परीक्षा को साइड कर दो,
10वीं क्लास का बच्चा होना चाहिए था। 9th में 50% प्लस से ज्यादा परसेंटेज होनी चाहिए थी। टोटल 20 बच्चे चुने जाने थे। पहले बच्चे को 4,000 रुपए, 19 बच्चों को 2,000 रुपए। इसको एक बोरिया बिस्तर बना के साइड में कर दो। अब आ जाओ किस पे, राष्ट्रीय प्रतिभा। अब ये कितने लेवल पे होगी, 2 लेवल पे। ये परीक्षा भी 2 स्तर पर आयोजित होती है। प्रथम स्तर, ध्यान से सुनो, प्रथम स्तर, प्रथम स्तर की परीक्षा BSER द्वारा ली जाती है, जिसमें जो 234 बच्चों का चयन किया जाता है। पात्रता 10वीं अध्ययनरत तथा 9वीं में 55% से ज्यादा नंबर। वो तो स्टेट लेवल की थी, वो हो गया उसका मामला। अब बात कर रहे हैं नेशनल लेवल की। तो नेशनल लेवल की भी 2 तरीके से होगी। पहला BSER लेगा, और BSER जो ये एग्जाम लेगा उसमें बच्चे कौन बैठेंगे, 10th के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका 9th में 55 प्लस परसेंटेज बना हो। और कितने बच्चों को चयनित किया जाएगा, 234 बच्चों को चयनित किया जाएगा। एग्जाम हो गई, एग्जाम के बाद 234 टॉप बच्चों को क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहां तक स्टोरी क्लियर है। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज में 50% थे, इसमें कितने हैं, 55%। फिर ये सेकंड लेवल पे जाएंगे। अब ये परीक्षा कौन लेगा, NCERT, क्योंकि नेशनल लेवल की बात होगी। इसमें प्रथम स्तर पर चयनित 234 बालक भाग लेते हैं, और इसमें चयनित को PhD करने तक प्रति माह 500 रुपए दिए जाते हैं। यानी जो 234 बच्चे राज्य सरकार ने चुनकर भेजे थे, उनकी एग्जाम होगी नेशनल लेवल पे। अब वो देखा जाएगा वो कितने बनाते हैं, क्या मानदंड रखते हैं। उसमें से उन बच्चों को चूज किया जाएगा जो अच्छा स्कोर करेंगे, और जो सेलेक्ट हुए उनको PhD करने तक, सोचो 10वीं तक की, 10वीं 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब हर महीने कितना रुपया मिलेगा, 500 रुपये। हालांकि राशि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ठीक है, 500 रुपये बच्चा अपने स्टेशनरी और बुक्स पे खर्च कर लेगा। 500 रुपये हर महीना दिया जाएगा। बोलो ये क्लियर है। परीक्षा वाला मामला हो गया। विज्ञान खोज प्रतियोगिता सरकार करवाएगी। 10वीं के बच्चे 50% नंबर, 20 बच्चों का चयन, 19 को सेकंड, 1 को फर्स्ट, फर्स्ट वाले को 4, सेकंड वालों को 2-2 हज़ार। फिर आ जाओ नेशनल लेवल वाली, 2 लेवल पे होगा। पहले सरकार, राज्य सरकार कराएगी, 234 बच्चों को सेलेक्ट करेगी, फिर नेशनल लेवल पे भेजेगी, फिर उनकी परीक्षा होगी। उनमें से जो सिलेक्शन होगा उनको PhD तक 500 रुपया हर महीना मिलेगा। चलो, इसके बाद और क्या काम होगा सर, मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी। ये मेरिट आती ना, जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ध्यान से सुनना, 10वीं कक्षा में 1 से 15 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 400 रुपए प्रति माह 2 वर्ष तक, यानी वो 12वीं क्रॉस करेगा तब तक, 11वीं और 12वीं। 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट से लेकर 15 नंबर तक जिसका स्थान आएगा उसको सरकार, या BSER कह लो, 2 साल तक हर महीना कितना पैसा देगी, 400 रुपए देगी। डन। अच्छा, 12वीं कक्षा में 1 से 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपए प्रति माह कब तक के लिए, और जो 12th क्लास में 1 से 10 के बीच में आता है, मतलब मेरिट में आता है, टॉप 10 में आता है, उसको 3 साल तक लगातार हर महीना कितना रुपया मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। तो ये क्या हो गई, मेरिट के ऊपर बेस स्कॉलरशिप हो गई। अच्छा, ये एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना भी चलाता है कौन, BSER। समझते हैं इसको। एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना, ध्यान से सुनना इसको। शुरुआत कब हुई, स्टार्टेड इन 2012, शुरुआत होती है 2012 में। पात्रता वरीयता सूची में बालिकाएं जो अपने माता पिता के एकल हो या 2 पुत्री हो,
राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है? या तो एक ही बेटी हो या दो बेटियां हो, या तो एक बेटी या दो बेटियां। ठीक है, एक बेटा बेटी नहीं चलेगी, एक बेटी या दो बेटियां, इनको पुरस्कार दिया जाएगा राज्य स्तर पे। 10वीं तथा 12वीं कक्षा में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ऐसी बालिका जो इकलौती संतान है या जुड़वा बहनें हो, इनको 10th और 12th क्लास में मेरिट में आने पर या मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार दिया जाएगा। या तो इकलौती हो या जुड़वा हो। अब दोनों जुड़वा पैदा हो गए तो पेरेंट्स की क्या गलती? पेरेंट्स ने तो बच्चा तो एक ही प्लान किया था, अब दो पैदा हो गए तो उसको भी एक ही माना जाएगा। जो कॉमर्स के बालक हैं वो इनकम टैक्स पढ़ते होंगे, इनकम टैक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जुड़वा बच्चे हो जाएं तो उनको हम एक बच्चे के रूप में मानेंगे। तो इनको जब ये मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी तो इनको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार कैसे मिलेगा सुनो, राज्य स्तर पर 10वीं वालियों को 31,000 और 12वीं वालों को, राज्य स्तर की बात है, जो 10वीं में मेरिट आई 31,000, जो 12वीं में मेरिट आई हैं। जिला स्तर की बात करें 10वीं को 11,000 और 12वीं को भी 11,000। इसके अलावा बहुत से पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो 2017 से 18 में शुरू हुए थे। ये पुरस्कार कैसे कैसे दिए जाते हैं, इनकी एक टेबल है अपने पास। अच्छा, शिक्षकों के लिए पुरस्कार क्या होगा, ध्यान से सुनना। शिक्षकों के लिए शिक्षा रत्न पुरस्कार होगा और कितनी राशि मिलेगी? 1 लाख रुपए। छात्रों के लिए क्या होगा? एक तो कला रत्न होगा और एक खेल रत्न होगा। ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। शिक्षकों के लिए केवल शिक्षा रत्न, स्टूडेंट्स के लिए कला रत्न, और कला रत्न में मिलेंगे 51,000 और खेल रत्न में भी मिलेंगे 51,000 रुपए। ये आपका BSER कंप्लीट होता है। बहुत से फैक्ट थे इसमें, एक बार घर जाकर इसको वापस से शून्य से शुरू करना, और कोई भी प्रश्न आए तो ज़रूर बताना। ठीक है, कल मिलेंगे, कल एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। डन।